Hello dear students, welcome to the class. Welcome to this session of ICT virtual classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान सब्जेक्ट के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग समझ रहे हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को सरल रेखा में गति के, यानी व्हेन मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पर गति किस प्रकार से होती है, उससे रिलेटेड जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। आज की क्लास में भी कुछ ऐसे टर्म्स के ऊपर बात करते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और सीखते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बातों को। लास्ट क्लास में हमारी सबसे पहले हम एक टॉपिक को कवर अप करते हैं जो कि है प्रतिक्रिया काल। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा लॉजिक है इसमें, ठीक है। उसको कवर अप पहले करते हैं। प्रतिक्रिया काल क्या होता है कि हमने कभी कभी ऐसा होता है हमारे सामने कि हमको तुरंत कार्रवाई, जितने जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सके उतनी जल्दी से जल्दी हमको एक्शन करना होता है। मतलब कुछ एक्शन होता है हमारे सामने और उसका रिएक्शन हमको बहुत जल्दी से जल्दी करना होता है, बहुत कम टाइम में, ठीक है। उस टाइम को ही हम रिएक्शन टाइम या फिर प्रतिक्रिया काल कहते हैं। उस टाइम को ही हम क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम या फिर प्रतिक्रिया काल कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि जैसे सपोज गाड़ी चलाते हुए, किसी एक कार को चलाते हुए एक व्यक्ति के सामने अगर वो सपोज कुछ स्पीड से गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और सामने अचानक से एक बच्चा आ गया, तो बच्चे के आने की कंडीशन में कंडीशन ये है कि आपको जो ब्रेक लगाना है, ब्रेक अप्लाई करना है, वो तुरंत करना है। वो कब करना है? तुरंत। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी जो रिएक्शन है, हमारा जो रिएक्शन है, यहाँ पर जो ब्रेक लगाने का काम होगा उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसमें क्या लगता है? बहुत कम टाइम लगता है, पर थोड़ा सा टाइम जो है लग जाता है। तो जो ये टाइम है ना, जो ये एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, ठीक है, हमारे रिएक्शन में जो टाइम लग रहा है उसको ही हम रिएक्शन टाइम कहते हैं, यानी प्रतिक्रिया काल कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिक्रिया काल की डेफिनेशन क्या है? कोई घटनाक्रम में किसी घटनाक्रम में किसी घटनाक्रम में कार्यवाही करने में लगने वाले समय को, लगने वाले समय को प्रतिक्रिया काल या फिर रिएक्शन टाइम कहते हैं। प्रतिक्रिया काल कहते हैं, ओके। प्रतिक्रिया काल को करेंगे अंडरलाइन, ओके। तो प्रतिक्रिया काल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है, अच्छा अब तक हमने जो बातें पढ़ी हैं, आपसे आज मैं एक टेबल बनवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक टेबल बनाएंगे पहले, और फिर टेबल में क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक टेबल बनाने की स्टार्टिंग कीजिए, टेबल बनाने की स्टार्टिंग कीजिए। एक कॉलम, सबसे पहले एक कॉलम, फिर उसके बाद एक दूसरा कॉलम, ठीक है। फिर उसके बाद एक थर्ड कॉलम, देन फोर्थ कॉलम, इतनी चीजों को हम लोग इसमें लिखेंगे। एंड देन एक लास्ट कॉलम भी बना दीजिए अगर कुछ एडिशनल बातें करनी हुई तो उससे रिलेटेड, ठीक है। टाइटल्स क्या क्या होंगे? तो टाइटल्स लिखिए, सबके हेडिंग्स लिखिए। सबसे पहले में हम लिखेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट में लिखेंगे विस्थापन।
यानी कि डिस्प्लेसमेंट। देन उसके बाद बात करेंगे वेग की, चाहे वो औसत वेग हो या फिर तात्क्षणिक वेग हो। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा हमने शिफ्ट कर दिया है जो वैल्यूज हैं उनको। भौतिक राशि, उसके बाद नेक्स्ट में लिखेंगे हम प्रतीक, उसका क्या प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे उसकी क्या विमा है, भौतिक राशि की विमा यानी कि डायमेंशन। उसके बाद लिखेंगे उसकी यूनिट, एसआई सिस्टम में उसकी यूनिट यानी मात्रक। देन उसके बाद लास्ट लास्ट जो हमारा लास्ट जो कॉलम है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अगर कुछ हमको बात करनी हुई तो वो हम फिर कर लेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर फर्स्ट एंटिटी को एंटर कीजिए। फर्स्ट हम जिसको समझ रहे हैं वो है पथ लंबाई। तो मैं बता देता हूं आपको कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब तक हमने जितनी भी राशियों के बारे में पढ़ा है, जितने भी टर्म्स हमने पढ़े हैं अब तक, ठीक है, तो हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको फॉर्मूला की फॉर्म में एक जगह नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, और उनको रिवाइज कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो पथ लंबाई यानी कि पाथ लेंथ, इसका जो प्रतीक होता है वो कुछ फिक्स नहीं होता है ना। हम उसको डी से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एस से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, ए बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट। तो पथ लंबाई जो है उसके लिए कोई फिक्स प्रतीक हमारे पास नहीं होता है। विमा क्या होती है इसकी, लंबाई की जो विमा होती है वही इसकी विमा भी होती है, यानी कि लंबाई की विमा क्या होती है, एल। तो पथ लंबाई की विमा होती है एल। मात्रक वही जो लंबाई का होता है, मीटर, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड लिखेंगे विस्थापन। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, क्या प्रतीक होगा विस्थापन का, डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स से हम इसको जनरली, इसके लिए भी सेम बात है, विस्थापन को आप एस से, एच से, ठीक है, निरूपित कर सकते हैं। बस डेल्टा एक्स जो है एक स्टैंडर्ड प्रतीक है, इसकी विमा एल, की विमा एल, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरीके की लंबाई है, मात्रक मीटर। तो विस्थापन और पथ लंबाई में क्या डिफरेंस होगा, विस्थापन और पथ लंबाई में क्या डिफरेंस होगा कि यह क्या है, विस्थापन और पथ लंबाई में एक डिफरेंस होगा, यह सदिश राशि, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। इन चीजों को जो है अपने दिमाग में क्लियर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है वेग। तो वेग दो प्रकार का होता है, एक होता है एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग, और दूसरा होता है नंबर बी तात्क्षणिक यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, औसत वेग या फिर तात्क्षणिक वेग। औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में डिनोट तो दोनों को हम v से ही करते हैं, लेकिन इसमें v के ऊपर बार लगाते हैं और इसको v को हम जनरल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मात्रक की विमा की अगर बात करी जाए तो विमा इसकी होती है एल टी माइनस, विमा क्या होती है, एल टी माइनस वन, v के ऊपर बार और v, ठीक है। विमा क्या होती है, एल टी माइनस वन, और मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। औसत वेग v बार का सूत्र याद है आपको, बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, याद है।
इससे हम इसको निरूपित करते हैं और इसको हम मैथमेटिकल डिफरेंशियल मैथमेटिक्स में dx/dt लिखते हैं। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है चाल। चाल भी दो प्रकार की, औसत एवं तात्क्षणिक। औसत एवं तात्क्षणिक। तो रिप्रेजेंटेशन चाल का ऐसे ही करते हैं, ठीक है, वी से ही करते हैं, वी से ही निरूपित करते हैं चाल को भी, ठीक है। अब जहां पर बात होगी चाल और वेग की, तो आप बोलेंगे सर चाल को भी वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेग को भी, हमें पता कैसे चलेगा? तो जहां पर जिस भी क्वेश्चन में चाल या वेग की बात की जाएगी, वहां पर आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा। चाल आप जानते हैं, चाल अदिश राशि होती है, दिशा पर निर्भर नहीं करती है, वेग सदिश राशि होती है। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चलेगा चाल की बात की जा रही है, वेग की जा रही है, स्पीड की जा रही है, या फिर वेलोसिटी की जा रही है। ठीक हो गया। चलिए मात्रक सॉरी विमा की बात करें तो वही होता है जो वेग का होता है, मात्रक की बात करें तो वही होता है जो वेग का होता है, मीटर पर सेकंड और LT इनवर्स। ठीक हो गया। और अगर फॉर्मूला की बात करें तो चाल बराबर जो पथ लंबाई है, पथ लंबाई बटे समय अंतराल। ठीक है, ऊपर क्या है, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो वेग और चाल में इतना सा डिफरेंस है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन करते हैं। सॉरी, त्वरण। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी दो, औसत त्वरण ही हो गया, तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है, औसत त्वरण हो गया, ए बार से निरूपित करते हैं, तात्क्षणिक त्वरण को ए से निरूपित करते हैं। क्या विमा होती है? LT-2। ठीक है, क्या मात्रक होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला के ऊपर अगर बात करें तो जो औसत त्वरण है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय अंतराल। ठीक है, अब तात्क्षणिक के लिए हम क्या लगाते हैं? लिमिट लगाते हैं, ये बात हमने पढ़ी थी। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और गणित की भाषा में इसे हम कहते हैं, गणित की भाषा में हम इसे कहते हैं डी वी बाई डी। सॉरी। तो इतनी बातें समझ में आई। ये हमने जो अब तक बातें पढ़ी हैं, ये अभी तक हमने जो बातें पढ़ी हैं, ये उनके बेसिस पर हमने यहाँ पर लिखा है पॉइंट्स। ठीक है ना। चलिए, तो इसके कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूलाज और भी हैं, ठीक है, और भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि गति के समीकरण के संबंधित है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है, हमने पढ़े हैं। गति के 3 समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यही समीकरण पढ़ी हमने। गति की समीकरण कहते हैं इसे, है ना। और हमने बोला था जब ये गति, कब, ये कौन सी वाली गति के लिए है? ये है जब वस्तु सीधी सरल रेखा पर गति कर रही है। तो मैंने कहा सरल रेखा में ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे भी तो जा सकती है। तो जब ऊपर नीचे वाली गति होती है तो वो गुरुत्व के अधीन होती है, वहां पर हम एक ही जगह जी रखते हैं। तो जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही होगी, जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही होगी तो वो बन जाती है समीकरण v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू, एस की जगह एच आ जाता है ना, एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gh। और जब वस्तु नीचे की तरफ आ रही हो तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। आई होप बातें समझ में आई होंगी।
ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन समझने के लिए करते हैं, ठीक है। सॉरी, सीधे राजमार्ग किसको बोलते हैं भाई? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे पर कोई गाड़ी चल रही है, नेशनल हाईवे पर कोई गाड़ी चल रही है और 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो कार की चाल है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं बताया आपको, 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। हाँ, तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 7 जा 126 होता है, यानी कि ये 7 टाइम्स कट जाएगा 18 से, तो 7 5 जा आएगा 35 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल दिया। चलिए फिर क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है, तो 200 मीटर की दूरी पर रोक देंगे इसे। कार के मंदन को एक समान मानिए। देखिए यहाँ पर त्वरण नहीं होगा, यहाँ पर मंदन होगा, यानी कि यहाँ पर त्वरण का जो मान आएगा ना वो ऋणात्मक आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? ऋणात्मक आना चाहिए, ठीक है। और इसका मान निकालिए, हमको ए निकालना है। कार को रोकने में कितना समय लगा हमको ये बताना है, कार को रोकने में कितना समय लगा हमको ये बताना है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है क्वेश्चन में हमेशा सारी वैल्यूज नहीं लिखी होंगी, क्वेश्चन में कुछ कुछ वैल्यूज लिखी होंगी, क्वेश्चन में सिर्फ कुछ कुछ वैल्यूज हमको लिखी हुई मिलेंगी, सारी वैल्यूज हमको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन में बात बोली गई है उसके आधार पर हमको वैल्यूज निकालनी है। ये जो ना इन्होंने वेलोसिटी दी है, ये स्टार्टिंग वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग गाड़ी का 0 होगा। देखो समझो, ये गाड़ी है, ये अभी कैसे चल रही है 35 मीटर पर सेकंड, जो कि क्वेश्चन में 126 किलोमीटर पर घंटे। यहां से इसने ब्रेक लगाना शुरू करा और ब्रेक लगाने के बाद 200 मीटर गाड़ी चली और फिर रुक गई, यहां पर रुक गई, ठीक है। तो जहां पर रुकी, जहां से स्टार्ट करते हैं वहां पर वेग प्रारंभिक वेग होता है, जहां पर रुकती है वहां पर अंतिम वेग होता है। तो प्रारंभिक, ये कौन सा वेग है? ये प्रारंभिक वेग है। अंतिम वेग क्या है? क्योंकि ये रुक गई है तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है। कितनी दूरी में रुकी है? 200 मीटर में। तो हमसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक तो त्वरण निकालिए, जिसे हम मंदन कह रहे हैं, ब्रेक लगने पर जो त्वरण है वो मंदन बन जाता है ना। तो मंदन निकालना है, यानी कि, और उसके बाद टी निकालना है, समय निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा कुछ इस प्रकार का होगा। हमको निकालना है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले हम ए निकाल रहे हैं, है ना। तो हम जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। देख रहे हो समीकरण कौन सी लगेगी? समीकरण कौन सी लगेगी? तीसरे नंबर की ये वाली लगेगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड मुझे सारी वैल्यूज यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। तो लगाइए, फॉर्मूला को लगाइए और आंसर निकालिए। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो v कितना हो जाएगा भाई? v 0 है, u कितना है? 35 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2a कितना है? a हमको निकालना है, और s कितना है? s हमारा 200 है, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 35 का जो स्क्वायर होता है, अभी हम स्क्वायर सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, प्लस 200 दूनी 400 a, 400 टाइम्स a, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हम देख रहे हैं सीधा सीधा 35 का स्क्वायर, उसकी माइनस वैल्यू आएगी, बटे 400 आएगा। इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, माइनस साइन तो आ रहा है आगे, ठीक है, मैंने बोला था ऋणात्मक आना चाहिए, ऋणात्मक आ रहा है, ठीक हो गया। और 400 से इसकी गुणा कर देंगे 400 से, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करके देखते हैं, 5 7 35, 5 8 40 80, 5 7 35, 5 1 5 एंड 5 6 30। तो 7 7 49/16 आ रहा है, और इसको जब मैं कैंसिल आउट करूंगा 49/16 को, तो 16 3 48, तो -3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो जो इसका आंसर आ रहा है a इज इक्वल टू, वो आ रहा है -3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला आंसर आ गया, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दीजिए, a हमारा आ गया। सेकंड में हमको क्या करना है? सेकंड में हमको t निकालना है, तो t भी निकाल देते हैं यहाँ साइड पे, t यहाँ साइड पे निकाल रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, तो t के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए जरा, t के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेकंड। t के लिए आप पहला फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है ना। तो v इज इक्वल, तीनों में से कोई सा भी सूत्र लगाएंगे, सॉरी स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड में से कोई सा भी फॉर्मूला लगाएंगे तो t निकल जाएगा, क्योंकि दोनों में ही t है। तो मैं फर्स्ट वाला लगा रहा हूँ, मुझे वो ज्यादा आसान लग रहा है, ठीक है, और फर्स्ट वाला ही आप भी लगाना, आसानी से निकल जाएगा। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, v की वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू है 35 प्लस a हमको निकालना, a हमने निकाल दिया, सॉरी अभी हमने निकाला -49
अपॉन 16, ठीक है, जो फाइनल वैल्यू आई वो लिख रहा हूँ मैं, पॉइंट वाली नहीं लिख रहा हूँ, टी। तो यहाँ से टी जो आ जाएगा वो आएगा 35, उधर जाके माइनस हो जाएगा, इंटू 16 अपॉन 49, यही होगा ना, 35 इंटू 16 अपॉन 49, है ना। तो 7 से कट रहे, 7 5 जो 35, 7 7 जो 49, और 16 5 जा 80, 80 अपॉन 7, 80 अपॉन 7 कीजिए जरा, 80 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 10, 7 1 जा 7, 3 0 पॉइंट लगाएंगे, तो फिर 7 4 जा 28, तो 11.4 समथिंग आ रही है, 11.4 सेकेंड। समझ में आया क्वेश्चन? तो दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं, पहला आंसर भी और दूसरा आंसर भी। पहला आंसर हमारा जो समय आया है इसको मिटा देंगे, रफ वर्क है, ठीक है, और ये भी रफ वर्क है। ठीक हो गया। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर आया है त्वरण यानी जो मंदन है वो -3.606 है। यहां पर लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में ऋणात्मक चिन्ह किसको प्रदर्शित कर रहा है, नेगेटिव साइन, मंदन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इतना था हमारा आज के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने जो जो बातें करी हैं। प्रतिक्रिया काल को हमने डिफाइन किया है आज, ठीक है। भौतिक राशि, हमने जितनी भौतिक राशियां पढ़ी उनको हम किससे निरूपित करते हैं, क्या उनका प्रतीक चिन्ह है, इसके अलावा क्या उनकी विमाएं हैं और क्या उनके मात्रक हैं, और उसके बारे में एडिशनल जो हमने फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें याद रहेंगी, ठीक है। इनको याद रखना, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, इनको भी याद रखना। एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज जो है ये आपके काम आएंगे, इस पर आपके एग्जाम्पल्स आते रहते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। और ये तीनों टाइप के फॉर्मूलाज हमने कवर अप किए। याद है किस किस के लिए? सबसे ऊपर वाले जो पार्ट में जो फॉर्मूलाज लिखे हैं वो है एक सरल रेखा में गति के लिए, एक सरल रेखा में यानी सीधी रोड पर गाड़ी चल रही है ना, उस टाइप से। और उसके बाद जो सेकंड नंबर के हैं ये किसी वस्तु की पृथ्वी से ऊपर की ओर गति के लिए है, और जो थर्ड वाले पार्ट में लिखे हैं किसी वस्तु की पृथ्वी की ओर गति के लिए ये समीकरण है, ठीक हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की क्लास में जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।